अचानक से सोनल को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह डर कर उठ जाती है। मन में मानो कितने सवाल समुंदर में लहर की तरह दौड़ रहे हो। सोनल आवाज से इतना डर जाती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी चौकी से उठकर बाहर आ सके। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है? राम राम सोनल, ये सब मत सोच। रजनी की भूतिया कहानी सुनकर तू पगला गई है क्या? सोनल को क्या सभी को यही लगता है कि जो हमने सुना है वही हमारे दिमाग में चल रहा है, जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा है? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इंसान को अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए और कुछ कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोनल की तरह चुपचाप सो जाती हूं, वरना अगर मां से कुछ बोलने को गई तो उल्टा मुझे ही सुनने को मिलेगा। सोनल वापस से अपनी रजाई में घुस जाती है और सो जाती है। अगली सुबह मीरा सोनल से कहती है, सोनल, कल रात को तेरी मौसी का फोन आया था। वो कह रही है कि सोनल शादी कब कर रही है। अब क्या उनके लिए मैं शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर लूं? इसीलिए मैं पूरे गांव में टॉप की थी। मुझे बाहर पढ़ने जाना है। अभी मैं नहीं कर रही कोई शादी वादी। इस गांव में तू ही कुंवारी लड़की बची है। बाकी सब तेरे साथ वाली लड़कियों की शादी क्या, बच्चे भी हो गए हैं। तेरे कहने से नहीं चलेगा कुछ अब। मुझे गांव वालों के बीच में मुंह दिखाने लायक छोड़ेगी या नहीं तू? सोनल गुस्से में बिना नाश्ता किए घर से निकल जाती है और गांव के नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। सोनल एकटक नदी को देख रही होती है। तभी उसे पानी में एक परछाई नजर आती है। परछाई देखकर सोनल डर जाती है और उठकर नदी से थोड़ी दूर आकर खड़ी हो जाती है और अपना पसीना पोंछने लगती है। यह क्या देखा मैंने? ऐसा तो रजनी अपनी कहानी में सुनाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी सोनल के पास आकर कहता है, बेटी डरो मत। जो तुमने देखा वो आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। अरे, हमारे गांव में योगिनी के होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बस बिना पीछे मुड़े तुम सीधे घर चली जाओ। जी बाबा। सोनल डरी हुई जल्दी जल्दी अपने पैर चलाने लगती है, लेकिन औरतें डरती भी हैं और उन्हें सब जानना भी होता है। सोनल पीछे मुड़ जाती है और लंबी सांस लेते हुए फिर से जल्दी जल्दी चलने लगती है। कुछ तो नहीं हुआ। वो बाबा कुछ भी बोल रहे थे। सोनल अपने घर चली जाती है। अनीता सोनल को कुछ लड़कों की तस्वीर दिखाती है। इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो बताओ। वैसे मुझे और तेरी मौसी को ब्लू शर्ट वाला लड़का पसंद है। कमाता भी अच्छा है और शहर में रहता है। शहर में तू पढ़ लेना। और क्या चाहिए अब तुझे? जब करनी ही है तो किसी से भी कर दो। जो तुम्हें पसंद है। मुझे किसी की तस्वीर नहीं देखनी। सोनल कमरे में जाकर भूत बनी बैठ जाती है। जो उसके साथ हो रहा है वह सब भूलकर शादी की टेंशन ले लेती है। एक हफ्ते बाद ओंकार शहर से आ जाते हैं और फिर लड़के वाले सोनल को देखने के लिए आ जाते हैं। सोनल एक नजर में सभी को पसंद आ जाती है। मीरा जो चाहती है वह हो जाता है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सोनल को ना चाहते हुए भी शादी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन वह अपने मन में ठान लेती है कि शादी के दिन वह भाग जाएगी। एक दिन शाम को सोनल जंगल के रास्ते घर लौट रही होती है। तब उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई हवा ने उसे छुआ हो। कुछ अजीब सा लग रहा है। जी घबरा रहा है। पूरे दिन इधर से उधर सुनल तो क्या होगा। चिलकर बेकार की उलझन में मत पड़, वरना तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। शादी में अच्छा दिखना है ना तुझे। इतना महंगा लहंगा जो लिया है, सोनल तूने तस्वीर लूंगी, भले शादी ना करूं।
सोनल घर में जाकर अपने चेहरे को धोती है। फिर मुल्तानी मिट्टी लगाकर आंख बंद करके बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में बंद आंखों में सोनल को फिर वही हवा का झोंका महसूस होता है। अब वो डर जाती है और जल्दी से जाकर अपना मुंह धोती है। फिर मीरा के पास जाकर कहती है, मां, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तू पगला गई है। कौन होगा तेरे पास? मां, तुम समझ नहीं रही हो। मैं क्या बोल रही हूं? मुझे किसी साह के होने का एहसास होता है। क्या? सबको पता चल गया है ना? तेरी शादी के बारे में तो सब नजर मार रहे होंगे। यह सब उसी का नतीजा है। जोगिनी के होते साया इस गांव में नहीं आ सकता है। तू रुक, मैं मिर्ची राइस से नजर उतार देती हूं। सब ठीक हो जाएगा और तू शाम के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही बाल खुले रखेगी। मीरा मिर्ची राई से सोनल की नजर उतारती है और उसके पास ही सो जाती है। रात को ठीक 2 बजे इस बार मीरा को घर में कुछ आवाजें आती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? शादी का घर है, सबको पता है। सोनल के जेवर रखे हैं। मीरा चुपचाप अपने हाथ में डंडा लेकर कमरे से निकलती है और पूरे घर में डंडा बजाने लगती है। डंडे की आवाज से सोनल और ओंकार उठकर बाहर आ जाते हैं और दोनों पूरे घर में इधर उधर देखने लगते हैं। कोई नहीं है अनीता। तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने पूरा घर देखा है। अरे सब सही है। तुम और सोनल सो जाओ। नहीं जी, मैंने सच में बहुत भयंकर आवाज सुनी थी। मीरा सोनल के साथ वापस जाकर सो जाती है। अगले दिन उसके मन में यही सब घूमता रहता है कि ऐसा कैसे उसे लग सकता है। फिर रात को 2 बजे अचानक से सोनल चौंक कर उठती है और ओंकार के कमरे में भागती है, जहां ओंकार अपना दाया पैर उठाकर खड़ा रहता है। पैरों में कैसे लगा आपको? बोलना तो चाहिए था हमें एक बार। अरे पता नहीं, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है टूट गया। अरे मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं उठा और मेरे पैर से चला ही नहीं जा रहा है। नाक से की जाने वाली आवाज। मीरा उसी वक्त बगल के वैद्य को लेने उनके घर चली जाती है। वैद्य आकर ओंकार के पैर को आम की लकड़ी से चारों ओर से बांध देता है। ओंकार को सोनल की शादी की चिंता सताने लगती है। मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ता ही होगी। अब बेटी की शादी में बाप की हालत ऐसी होगी तो कैसे चलेगा? अरे गांव वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सोनल की शादी शहर में कैसे हो रही है। इसलिए यह सब लफड़ा हो रहा है। जितनी जल्दी हम इसकी शादी कर दें उतना अच्छा है। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन मीरा सुबह सुबह गांव के बोथ पर जाकर सोनल की शादी में आने का न्योता सभी रिश्तेदारों को देती है। फिर गोले लोगों को एक एक करके न्योता देती है। मीरा शादी की तैयारी में लग जाती है। शादी से 3 दिन पहले सोनल लाल रंग की साड़ी पहने, खुले बाल में गजरा लगाकर आईने के सामने खुद को निहार रही होती है। क्या लग रही है तू? तेरे आगे तो आज ऐश्वर्या राय भी फेल है। तभी सोनल को अपने पीछे खड़ा एक साया नजर आता है। वो साया एक लड़के की होती है। वो एकटक सोनल को ही निहार रहा होता है। सोनल के हाथों से लिपस्टिक छोड़ जाती है और वो भागती हुई बरामदे में जाती है और अपनी मां से कहती है, मां, वो हमारा कोई वहम नहीं है। वो एक साया है जो इस घर में घुस रहा है और यह सब वही कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? जोगिनी के होते हुए इस गांव में साया नहीं आ सकता है। सोनल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है
और वो इशारे करके अपनी मां से चुप रहने को कहती है। मीरा समझ जाती है कि जो उसे करना है वो चुपचाप करना होगा, बिना किसी को भनक लगे हुए। सोनल, डर मत, गांव की औरतें आती होंगी। मैं एक जन को न्योता देना भूल गई हूं। अभी बस 2 मिनट में उसे बुलाकर आती हूं। तू दरवाजा खोलकर बैठ जा। सोनल दरवाजे पर खड़ी मीरा के आने का इंतजार करती रहती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि यह सब कौन करवा रहा है। इधर मीरा भागती हुई जंगल में बने एक गुफा में जाती है और जोगिनी के पैर पकड़कर कहती है, माई, मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा वो। अब तू ही कुछ कर सकती है। कुछ नहीं होगा। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ तेरी बेटी की शादी होगी। जोगिनी पानी में कुछ मंत्र पढ़ती है और उसे फूंक मारकर मीरा को दे देती है। फिर पीली सरसों और गोगल भी फूंक कर देती है। यह पीली सरसों पूरे घर में छिड़क देना और फिर पूरे घर में इस पानी से छिड़काव करके गाय के गोबर के कंडे पर कपूर और गूगल जलाकर पूरे घर में दिखाना, जिससे वो साया कुछ नहीं कर पाएगा। माई, वो ऐसा वैसा साया नहीं है। उसके लिए कुछ कड़ा करना होगा हमें। मैंने देख लिया है। उसके लिए मुझे 3 दिन श्मशान में पूजा करनी होगी। अपनी मां श्मशान काली की फिर महामाई जोगिनी की लाज रखने के लिए अपनी योगिनी को भेजकर उसे टान लेगी। ठीक है माई, मैं चलती हूं। मेरी सोनल को आशीर्वाद देने आप जरूर आना। मीरा वहां से चली आती है और आते के साथ पूरे घर में पीली राई छिड़कती है और फिर पानी छिड़ककर पूरे घर में गूगल धूप करती है। इन सब से साया चिरमिरा जाता है और सोनल के घर में एक बंद कमरे में छुप जाता है। इधर जोगिनी श्मशान में पूजा करना शुरू कर देती है। सोनल, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जोगिनी माई से सब बता दिया है। कुछ नहीं होने देगी वो। इतने में गांव की औरतें आ जाती हैं। फिर मीरा और सोनल को ससुराल से आए चूड़े पहनाती है और फिर सोनल मेहंदी लगवाने लगती है और गांव की औरतें गीत गाने लगती है। रजनी नाचने लगती है और सोनल को भी नचाने लगती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अगले दिन सोनल की हल्दी होती है। सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। घर में चहल पहल होती है। मीरा जोगिनी के कहे हिसाब से सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाकर पीली राई को बाहर फेंक देती है। फिर गूगल धूप दिखाकर काम में जुट जाती है। सोनल पीले रंग की साड़ी पहनकर खुद को फिर से आईने में निहारती है और तभी मीरा वहां आकर कहती है, कल से तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है ना? नहीं मां, सब ठीक है अब। लेकिन मां, वो जो भी है इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसा कौन है जिससे हमसे इतनी दुश्मनी है कि हमारे साथ ऐसा किया उसका भी मैंने तोड़ निकाल लिया है। तुम बेफिक्र रहो, जोगिनी हमारे साथ है। फिर किस बात का डर? हल्दी की रस्म हो जाती है। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगले दिन सोनल की शादी होती है। जल्दबाजी में मीरा आज सुबह पूजा करना भूल जाती है और शादी की रस्मों में लग जाती है। इधर सोनल तैयार होने लगती है। तभी उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सा एहसास होता है। सोनल जैसे ही आईने में देखती है, उसे वही साया नजर आता है और वो चीख उठती है। यह कैसे हो सकता है? मां ने तो कहा था कि उन्होंने इसका जब्ता करवा दिया है। सोनल खुद में हिम्मत रख के फिर से वह शीशे में देखती है और फिर उसे वही साया दिखाई पड़ता है। मुस्कुराता हुआ सोनल उसी वक्त कमरे से भागती है और मीरा से सब बताती है। मैं पूजा करना आज भूल गई थी। अब क्या होगा? आप अभी के अभी जोगिनी के पास जाओ। बेटा, वो साधना में होगी, मुझसे बात नहीं करेगी अभी।
डर डर के शाम हो जाती है। बारात दरवाजे पर आने वाली होती है और सोनल तैयार तक नहीं हो पाती है। मीरा दूल्हे की आरती करती है और दूल्हा इतने में ही बेहोश हो जाता है। मीरा कुछ सोच पाती इससे पहले दूल्हे के पीछे साया खड़ा दिख जाता है। मीरा भगवान के सामने जाकर नाक रगड़ने लगती है और इन सब से छुटकारा की भीख मांगने लगती है। मां, मेरी लाज रख, अपनी योगिनी को भेज दे, इस शैतान को यहां से ले जा, मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले मां। इतने में ही मीरा देखती है कि वह साया उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। तभी जोगिनी की पूजा से योगिनी हवा के रूप में वहां आती है और उस साये को अपने साथ लपेटकर मीरा के घर से चली जाती है। साहे को जोगिनी बंद करके श्मशान में गाड़ देती है। इधर मीरा समझ जाती है कि जोगिनी ने अपना काम कर दिया है। सोनल शादी के लिए तैयार हो जाती है। रात को जोगिनी भी सोनल की शादी में आती है और शादी अच्छे से हो जाती है। सोनल इस सब झमेले से शादी से भाग ही नहीं पाती है और सब कुछ हो जाता है।